मॉर्निंग छात्रों, कल अपन ने पढ़ा था अम्ल और क्षारक। अम्ल और क्षारक की क्रिया पढ़ी थी अपन ने। अम्ल था वो अभी क्रिया कर रहा था क्षार के साथ। अब अम्ल क्षार के साथ अभी क्रिया करके बनाता है लवण प्लस जल। लवण और जल का निर्माण हुआ था। ये जो लवण बनता है वो कौन सी प्रकृति का होता है, इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आज बोर्ड का अभाव होने के कारण मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। बाद में बता दूंगा कैसे बनता है। तो इससे जो लवण बनेगा उसकी तीन प्रकृतियाँ होती हैं, एक उदासीन होती है, एक अम्लीय होती है और एक क्षारीय होती है। अब उदासीन कब होती है? उदासीन होती है जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से क्रिया करेगा तो दोनों के प्रभाव, क्योंकि अम्ल क्षारक के प्रभाव को नष्ट करता है, क्षारक अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है, और दोनों जब आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे तो जो बात बनेगी वो उदासीन होगी। वहाँ तो उदासीन प्रकृति आ जाएगी। अगर ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो वहाँ अम्लीय प्रकृति आएगी, क्योंकि शक्तिशाली ये है इसलिए अम्लीय बनेगा। जहाँ पर प्रबल क्षार का आएगा, दुर्बल अम्ल आएगा, वहाँ पर प्रकृति क्षारीय आएगी, क्योंकि वहाँ पर प्रभाव किसका ज़्यादा रहेगा? क्षार का ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। मैंने 5 आपको बता ही दिए थे, क्या अम्ल कौन कौन से होते हैं और क्षार कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टल का जल कहा जाता है। जैसे CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट होता है, उसमें जल के 2 अणु होते हैं। हरी बात समझ में। Na2CO3 डॉट 10H2O। दोने का सोडा होता है, उसमें 10 जल के अणुसूत्र होते हैं, जल के 10 होते हैं। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जो जल के अणुओं की निश्चित मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? क्रिस्टलन का जल कहलाती है। ये आ गई बात। इसी के साथ फिटकरी का सूत्र बताया था मैंने, Al2SO3 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट। हरी बात समझ में। यानी एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट। तो फिटकरी का सूत्र बताया था मैंने आपको, K2SO4 डॉट K2SO4 डॉट Al2 कोष्टक SO4 ऑब्लिक 3 SO4 ऑब्लिक 3 डॉट 24H2O। यानी जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं फिटकरी के सूत्र में। पोटेशियम सल्फेट एल्यूम सल्फेट और जल के कितने अणु होते हैं? 24 अणु होते हैं। किस में? फिटकरी के सूत्र में। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं किसकी, कि अम्ल की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेंसी दी है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आर्नियस नाम का वैज्ञानिक। आर्नियस नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने अम्ल को किस तरीके से परिभाषित किया है और क्षारक को किस तरीके से इसने परिभाषित किया है। तो आर्नियस ने क्या कहा कि जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, आर्नियस ने कहा कि जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है वो अम्ल कहलाता है, और जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलता है वो क्षार कहलाता है। ये 2 परिभाषाएं दी थी आर्नियस ने। यानी जो अम्ल जल में घुल गया वो अम्ल कहलाता है, जो अम्ल जल में पूर्ण तक घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो जल में अपघटित न होकर क्या देते हैं, अब जल में अपघटित न होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाता है। बहुत ईजी परिभाषा है। जो जल में घुल जाएगा वो अम्ल कहलाएगा, जो जल में नहीं घुलेगा वो क्षार कहलाएगा। तो आर्नियस के अनुसार डेफिनेंसी पहले दे। अम्ल व क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में आर्नियस ने इस प्रकार दी, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब इसकी मैं वैसे बताता हूँ आपको, कैसे देखना आप किस तरीके से। आर्नियस के अनुसार अपन अम्ल की बात कर रहे हैं, तो अम्ल क्या होता है? आर्नियस के अनुसार अम्ल जो होता है वो जल के अंदर क्या डालता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। अगर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है जल में तो वो अम्ल कहलाएगा। और क्षार क्या करता है? क्षारक होता है वो हाइड्रोक्साइड ऋण आयन उत्पन्न करता है जल के अंदर। ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है वो तो अम्ल कहलाएगा।
हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करेगा वो क्षार कहलाएगा। तो ये आर्नियस की डेफिनेंसी थी। आर्नियस की संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार को समझाइए। तो यहाँ पर डेफिनेंसी देनी है पहले, फिर उनके एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल आगे समझाऊंगा मैं आपको। पहले आप यहाँ पर ये देखो कि आर्नियस के अनुसार अम्ल और क्षार क्या होता है। सबसे मेन बात ये होती है, जो अम्ल जल के विलयन में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अब हम इनकी परिभाषाएं पढ़ ली है, इनके उदाहरण किस तरीके से हम सोल्व करते हैं इनके उदाहरणों को, वो देखना है आपको। तो इनके उदाहरण हैं आपके पास में। पहला उदाहरण आता है अपने पास में आर्नियस के अनुसार। फर्स्ट एग्जाम्पल देखना। अब यहाँ पर आपके पास में फर्स्ट एग्जाम्पल आता है कि किस तरीके से हाइड्रोजन आयन बनते हैं अपने पास में। सबसे पहले मैंने लिया देखो HCl अम्ल आर्नियस के अनुसार। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जल में घुल गया तो इसको AQ से नोट करेंगे, ये ध्यान रखना है। किससे? AQ से। AQ से किसको नोट करते हैं? जो जल के अंदर घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से जो घुल जाते हैं उनको AQ से नोट किया जाता है। अब हम इसको आर्नियस के अनुसार इसके डेफिनेंसी देते हैं। तो हाइड्रोजन धनायन प्लस Cl ऋणायन। अब मैंने आपको बताया था क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता प्लस की 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता माइनस की 1 होती है। आइए नहीं बात समझ में। अब ये जो अपने पास में मैंने एग्जाम्पल लिया है ये आर्नियस के अनुसार संकल्पना है ये, क्योंकि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। जल में पूर्ण रूप से घुल कर क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो इसका मतलब ये अम्ल कहलाएगा किसके अनुसार? आर्नियस के अनुसार। तो HCl AQ क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये जलीय विलयन में घुल गया है। जलीय विलयन में घुलेगा और हाइड्रोजन देगा तो ये अम्ल कहलाएगा और Cl नेगेटिव पोजीशन होती है। इसी के साथ मैं बात करूं HNO3 की, नाइट्रिक अम्ल, वही AQ से नोट करना है आपको इसको। तो यहाँ पर वही हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है और ये नाइट्रेट है, माइनस की 1 संयोजकता होती है, हाइड्रोजन की प्लस की 1 होती है। ये मैंने आपको समझाया था। ये हो गया आपका दूसरा उदाहरण, ये हो गया आपका फर्स्ट उदाहरण। यानी मैंने आपको 5 अम्ल बताए थे, 5 अम्लों के 5 तरीके से आप उदाहरण दे सकते हो आर्नियस के अनुसार। दूसरी हम बात करते हैं आर्नियस के अनुसार। फिर लिया मैंने क्या? H2SO4, H2SO4 इसकी अभी क्रिया करवाई तो हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड पे 2 बार। कारण 2 क्यों आएगा? 2 की समझने की कोशिश करो आप। 2 क्यों आएगा? 2H प्लस बॉन्ड प्लस SO4 नेगेटिव 2, यानी यहाँ पर इसकी संयोजकता माइनस की 2 है तो यहाँ जाकर 2 लग जाएगा, क्योंकि इसको क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बनाओगे। इसकी संयोजकता 2 है और इसकी संयोजकता प्लस की 1 है। तो ये था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला था H2SO4 AQ 2H प्लस SO4 नेगेटिव। सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जल के अंदर घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। इसी के साथ एसीटेट लेते हैं CH3COOH, क्रिया कराओ तो यहाँ पर आ गया देखो हाइड्रोजन आयन प्लस CH3COO, CH3COO। अब इसी के साथ हो गया ये CH3 हाइड्रोजन आयन CH3COO नेगेटिव। हमेशा H के साथ AQ लगेगा। यहाँ पर भी AQ लग रहा है, यहाँ पर भी AQ लग रहा है, यहाँ पर भी AQ लग रहा है, यहाँ पर भी AQ, क्योंकि ये जल के अंदर घुलनशील है। जल के अंदर घुलनशील है तो जलीय विलयन है ये, और ये नेगेटिव है, ये भी जल के अंदर घुल जाते हैं। अरे बात समझ में। तो इस तरीके से हो गया। चौथा एग्जाम्पल है कार्बोनिक अम्ल CH2H2CO3। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, कार्बोनेट की माइनस हो जाएगी, यानी हाइड्रोजन आयन है यहाँ पर। तो HCO3 हो जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव हो गया, HCO3 नेगेटिव हो गया। अरे बात समझ में। तो ये थे किसके अम्ल के परिभाषा, किसके अनुसार? क्षार के, आर्नियस के अनुसार। अब बात आती है ये सभी अम्ल है, ये सारे ही अम्ल हैं। क्यों? क्योंकि ये जल के अंदर घुल जाते हैं और जल के अंदर घुलकर क्या दे रहे हैं? हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। इसका मतलब ये अम्ल है।
क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। मैंने कहा ये अम्ल क्यों है, क्योंकि ये जल के अंदर घुल कर हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इस कारण अम्ल है। क्यों है अम्ल, क्योंकि ये जल के अंदर घुल के हाइड्रोजन आयन दे रहा है। या मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, या मुक्त प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। ये कैसे बना, देखो हाइड्रोजन आयन था, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन की क्रिया करवा दी मैंने किसके साथ, जल के साथ मैंने इसकी क्रिया करवाई, तो ये क्या बना देता है, हाइड्रोनियम बना देता है, H3+O। अरे बात समझ में, ये क्रिया बन जाती है कब, ये क्रिया बनती है हाइड्रोजन जो आयन था वो जल के अंदर घुल के H3O हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है जल में घुलकर, क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो निकलेगा उसमें से और वो जल के साथ घुलेगा तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। तो ये तो थी अम्ल की डेफिनेंसी किसके अनुसार, आर्नियस के अनुसार। अब हम आर्नियस के अनुसार पढ़ते हैं किसकी, क्षार की परिभाषा। तो क्षार क्या होता है, क्षार की परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं आर्नियस के अनुसार। अब क्षार की परिभाषा लेते हैं हम आर्नियस के अनुसार। तो ये बात तो समझ में आई गई होगी आपको, समझा दिया मैंने। हाइड्रोजन आयन आ गया, H2O जल के साथ क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोनियम बनाएगा H3O+ बॉन्ड पे। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जो अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये डिफरेंस मैंने कल भी बताई थी आपको। जो अम्ल जल में घुल जाता है वो प्रबल अम्ल कहलाता है, जो जल में नहीं घुलेगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये प्रबल अम्ल होते हैं। कल भी मैंने बता दिया था, ये तीन का ध्यान रखना है आपको। प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों प्रबल अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। बाकी CH3, CH3, CH3COO, CHOOH, CH3 यानी कहने का मतलब एथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल, ये जो अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा में रहते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं, जैसे CH3COOH, H2CO3 आदि। ये दुर्बल अम्ल होते हैं और ये प्रबल अम्ल होते हैं, ये याद रखना है। अब क्रिया करा दो, इसकी क्रिया इसके साथ, HCl अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराओगे ना आप, प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार के साथ कराओगे तो अम्लीय प्रकृति बनेगी, और प्रबल क्षार के साथ दुर्बल अम्ल के साथ कराओगे तो क्षारीय प्रकृति बनेगी। अब हम लेते हैं किसके उदाहरण, क्षार के उदाहरण। क्षार किसे कहते हैं, आर्नियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुलकर यानी जल में अपघटित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, OH ऋणायन उत्पन्न करते हैं, वो प्रबल है, वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पहला उदाहरण ले लिया मैंने आपके पास में NaOH, AQ। तो यहाँ पर Na तो प्लस बॉन्ड पे आ जाएगा, प्लस OH चला जाएगा नेगेटिव पॉइंट पे। ये तो ये जल में ये तीनों ही AQ से नोट होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये होगा AQ से ही नोट। तो ये जल के अंदर घुल कर क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन दे रहा है। जो जल के अंदर घुल जाता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देता है, तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ऐसे KOH ले लो आप, KOH, तो इसकी भी डेफिनेंसी ऐसे ही बनेगी, K पॉजिटिव होगा प्लस OH नेगेटिव हो जाएगा। इसी के साथ मैं लेता हूँ क्या, CaOH का होल स्क्वायर, तो इसकी अभिक्रिया मैंने करवाई, Ca प्लस बॉन्ड पे जाएगा, आ रही बात समझ में, और प्लस 2OH नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम आ जाएगा, 2OH बन जाएगा। NH4OH की बात करोगे, NH4 प्लस पे आ जाएगा, OH माइनस पे चला जाएगा। तो ये थे क्या, क्षारक। आ रही बात समझ में। अब जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाता है, जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाता है वो प्रबल क्षार कहलाता है, जैसे NaOH और KOH, ये दोनों प्रबल क्षारक होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। जो जल में घुलकर जल में घुल जाते हैं, जो क्षारक जल में पूर्णतः घुल जाते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं, जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दैट्स ऑल। तो ये हो गए अपने उदाहरण इसके, ये 4 उदाहरण थे। इनको एक बार और देख लो आप अच्छी तरीके से, एक बार और समझा देता हूँ मैं। यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है।
NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। तो ये सारे जल के अंदर घुल के हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, इस कारण ये क्षार कहलाते हैं। ये सभी क्षारक हैं, ये सारे क्षारक हैं, क्यों? क्योंकि ये जल के अंदर घुल जाते हैं। जल के अंदर घुल कर क्या दे रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं, इस कारण ये क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है, वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे KOH, NaOH आदि। जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। दैट्स ऑल। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं आगे की। दुर्बल क्षार की परिभाषा आई गई है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं, जैसे NaOH, MgOH, ये थे क्या? दुर्बल क्षार। आर्नियस के अनुसार अम्लोड क्षार की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ईजी बात है, लगा लो आप। H पॉजिटिव है, ये अम्ल में से निकल कर आता है, ये क्षारक में से निकल के आता है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण कर देते हैं। और इसी जल के साथ अगर आप हाइड्रोजन आयन की क्रिया कराओगे तो हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण हो जाएगा। तो ये क्रिया करके जल बना देते हैं, इसी कारण इन्हें उदासीन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी कारण अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन आयन निकलता है, क्षारक से हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। आर्नियस की संकल्पना उन अम्लों एवं क्षारों के लिए उपयुक्त थी। आर्नियस की संकल्पना है ना, उन्हीं अम्ल और क्षारक के लिए प्रयुक्त होती है। जो अम्ल और क्षारक है ना, क्या होते हैं? जल के अंदर घुल के हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल ऋणायन उत्पन्न करते हैं, वहाँ पर ही ये क्रिया उत्पन्न होती है, वहाँ पर ही ये परिभाषा लागू होती है। लेकिन जो अम्ल जल में नहीं घुल रहा है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आर्नियस की संकल्पना लागू नहीं होती है। इसी कारण आर्नियस वहीं पर रुक जाता है। इस कारण दूसरा वैज्ञानिक आता है और उसने ब्रांस्टेड-लोरी आता है, फिर लुईस आएगा। तो ब्रांस्टेड-लोरी ने किस तरीके से डेफिनेंसी दी है वो आगे पढ़ेंगे हम। जिनमें क्रम से हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, परंतु इन्हें इससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारकों की प्रकृति के बारे में स्पष्ट नहीं पता चलता है, तब एक नई संकल्पना दी गई थी, वो आती है ब्रांस्टेड-लोरी। दैट्स ऑल। कल पढ़ेंगे।